हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में मैं आप लोग के लिए जो आप लोग का फाइनेंशियल लिटरेसी एंड बैंकिंग का पेपर होने वाला है, जिसकी कुछ वीडियोस मैं पहले भी अपलोड कर चुकी हूँ, जिसकी एक अलग से चैनल पर प्लेलिस्ट अवेलेबल है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, देख लीजिएगा। काफी अच्छे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। आज की वीडियो में भी ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। सारी वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक जरूर करिएगा और फ्रेंड्स साथ शेयर भी कर दीजिएगा। आइए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वाणिज्यिक पेपर की विशेषताएं हैं। द फीचर्स ऑफ द कॉमर्शियल पेपर्स आर डैश। इट इज एन अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट इशूड इन द फॉर्म ऑफ promissory note. The highly rated corporate borrowers can raise short-term funds through this instrument. It is an additional instrument to the investing community. All of the above. तो क्वेश्चन में कह रहा है जो कॉमर्शियल पेपर होता है, आपने पढ़ा होगा, जो प्रीवियस वीडियोस मैंने अपलोड करी थी, तो वहां पर आपको बताया था कि दो तरह के मार्केट होते हैं। एक कैपिटल मार्केट होता है और एक मनी मार्केट होता है, यानी कि एक पूंजी बाजार होता है, एक मुद्रा बाजार होता है। जो कैपिटल मार्केट होता है वहां पर यानी कि जो आपका पूंजी बाजार है वहां पर लॉन्ग टर्म जो सिक्योरिटीज होती हैं उनमें बिजनेस किया जाता है, और जो आपका मनी मार्केट होता है, मुद्रा बाजार होता है, वो आपका अल्पकालीन प्रतिभूतियों का होता है, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज का होता है। तो उसी से रिलेटेड आपका जो कॉमर्शियल पेपर है वो भी रहेंगे। तो जो वाणिज्यिक पेपर होते हैं उनकी अगर हम बात करें कि क्या उनका स्पेशल फीचर या विशेषता होती है, तो ये हो जाएगा कि एक वचन पत्र की तरह है, करेक्ट है, प्रॉमिसरी नोट की तरह होते हैं, असुरक्षित होते हैं, अनसिक्योर्ड होते हैं। और दूसरा जो कह रहा है कि ये आपकी उच्च श्रेणी के कॉर्पोरेट उधारकर्ता इस उपकरण के माध्यम से अल्पकालिक धन जुटा सकते हैं। मैंने पहले ही बता दिया, शॉर्ट टर्म हुई होते हैं आपके, जो कि मनी मार्केट से रिलेटेड हो जाता है। मनी मार्केट का एक इंस्ट्रूमेंट है ये निवेश समुदाय के लिए एक अत्यंत साधन है, ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो तीनों ही ये विशेषताएं जो हैं वो कॉमर्शियल पेपर्स की होंगी। तो एक आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक हस्तांतरण के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर इंटरनेशनल मॉनेटरी ट्रांसफर। आरटीजीएस, नेफ्ट, स्विफ्ट, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन में कह रहा है कि जब हम इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं, क्योंकि आज के टाइम पर सब कुछ ग्लोबलाइज हो चुका है, बहुत ज्यादा वैश्वीकरण हो गया है, पूरा एक विश्व ही एक मार्केट की तरह है, आप कहीं पर भी कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में कह रहा है कि जब आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जाते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं मनी ट्रांसफर के लिए, तो वहां पर आपको क्या इंपॉर्टेंट होता है करना, जिसके बिना आप ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे, तो वो हो जाता है स्विफ्ट। यानी कि स्विफ्ट क्या हो जाएगा, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकता है स्विफ्ट की, तो सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। एग्जाम में पूछ सकता है, तो ध्यान में रखिएगा इसको भी। इसके अलावा और जो आपकी दे रखी है, यानी कि आरटीजीएस है, इसकी भी फुल फॉर्म अलग से आपसे पूछ सकता है कि आरटीजीएस की फुल फॉर्म क्या होती है। तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। साथ ही जो नेक्स्ट दे रखा है, इन सब फुल फॉर्म्स को अलग से नोट कर लीजिएगा, कहीं पर एग्जाम में आपसे ये भी पूछ सकता है, इसकी फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। तो नेक्स्ट जो है उसकी हो जाएगी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। तो इन तीनों की फुल फॉर्म को ध्यान में रखिएगा, लेकिन जो आप इंटरनेशनल लेवल पर ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं, मनी ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं, वहां पर आपको स्विफ्ट कोड की आवश्यकता होती है, उसके बिना आप ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या ई बैंकिंग से संबंधित नहीं है। वन ऑफ द आइटम्स इज नॉट रिलेटेड विद ई बैंकिंग। डिमांड ड्राफ्ट, एसपीएमएस, ईसीएस, एटीएम। आज के टाइम में आप ई बैंकिंग की तरफ, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम ज्यादातर चीजें जो होती हैं अपने घर बैठ करके अपने मोबाइल के थ्रू, या फिर आपके पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, उसके थ्रू कर लेना चाहते हैं, हम बाहर नहीं जाना चाहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बहुत सी रीजंस होते हैं। तो टाइम भी वेस्ट होता है हमारा, दूसरी बात जो वहाँ पर काफी ज्यादा अगर लोग रहते हैं तो उसमें भी काफी टाइम हमारा वेस्ट हो जाता है। इसलिए सारी चीजें आपके अब ऐप आ गए हैं, उनके थ्रू आप कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं, इसलिए हम प्रेफर करते हैं ई बैंकिंग को। तो कौन सी चीज इसमें से ई बैंक से रिलेटेड नहीं होगी, तो जो डिमांड ड्राफ्ट होता है, डिमांड ड्राफ्ट उससे रिलेटेड नहीं होता है ई बैंकिंग से, बाकी तीनों ही ई बैंकिंग से रिलेटेड ही होंगे। एक आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेडिट कार्ड लेन देन में ओटीपी क्या है। व्हाट इज ओटीपी इन क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन। यहाँ पर आपको ओटीपी की फुल फॉर्म बतानी है। ओटीपी क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन में तो क्योंकि आपका फाइनेंस से रिलेटेड ही पूछा जा रहा है, इसलिए से है, वरना ओटीपी तो आप जो एग्जामिनेशन फॉर्म भी अगर भरते हैं तो वहां पर भी ओटीपी आता है। अब तो ज्यादातर चीजों के लिए ओटीपी कर दिया गया है, जिससे कि सिक्योरिटी रहती है एक तरह की, कि जो भी व्यक्ति है, क्योंकि मोबाइल नंबर पर ओटीपी आता है तो ये हो जाता है कि एक ऑथेंटिक व्यक्ति, ऑथेंटिक पर्सन ही, या जिसका वो फॉर्म है या फिर जो भी चीज रिलेटेड आप कर रहे होंगे,
ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग, तो वहाँ पर OTP से रहता है, सिक्योरिटी रहती है। OTP की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, वो होती है वन टाइम पासवर्ड, एक बार के यूज के लिए होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पूंजी निर्गमों के नियंत्रकों की शक्तियां अब स्थानांतरित कर दी गई हैं। द पावर्स ऑफ कंट्रोलर्स ऑफ कैपिटल इशूज इंडिया इज नाउ शिफ्टेड टू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सेबी, AMFI, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट ऑफिस। यानी कि जो इंडिया में जो आपका कैपिटल मार्केट होता है या जो सिक्योरिटीज होती हैं, जो ट्रांजैक्शन किए जाते हैं, तो वहां पर वो किसके अंडर में उससे रिलेटेड सारे रूल और रेगुलेशन बनाने का राइट है, अथॉरिटी को ट्रांसफर कर दिया गया है, तो वो हो जाएगा सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। उसके अंडर में दे दिया गया है, तो वो सारे कामों को देखता है कि किस तरह से कार्य हो रहा है, किसी को कोई अहित तो नहीं हो रहा है, जो ब्रोकर्स काम कर रहे हैं, जो कंपनियां उसमें लगी हुई हैं, किस तरह की सिक्योरिटी इसमें ट्रांजैक्शन हो रहा है, इन सारे रूल्स और रेगुलेशन बनाने का काम और साथ ही उस पर निगरानी रखने का काम भी सेबी के द्वारा किया जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी वित्त कंपनी नहीं है, विच वन इज नॉट फाइनेंस कंपनी। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सी वित्त कंपनी नहीं है। हायर परचेज फाइनेंस कंपनी, IRDA, म्यूचुअल बेनिफिट फाइनेंस कंपनीज, लोन कंपनीज। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें से कौन सी जो है वो आपकी वित्त कंपनी नहीं है, फाइनेंस कंपनी नहीं है। तो जो हायर परचेज फाइनेंस, तो नाम से ही क्लियर हो रहा है, उससे रिलेटेड हो जाएगी। म्यूचुअल बेनिफिट फाइनेंस कंपनी, तो ये भी आपकी फाइनेंस से रिलेटेड है। और जो लोन कंपनीज हैं, तो वो तो फाइनेंस से रिलेटेड होंगी ही, कि फाइनेंस का ही काम ही है। तो यहाँ पर जो IRDA दे रखा है वो आपका फाइनेंस से रिलेटेड नहीं होगा। IRDA क्या होता है, अब एक प्रश्न ये आ रहा है। तो IRDA हो जाती है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एक आपकी वैधानिक या स्टेटरी बॉडी है। इसका क्या होता है काम, कि जितने भी जो आपके बीमा इंश्योरेंस से रिलेटेड चीजें होती हैं, उन सब से रिलेटेड ये आपके कानून नियम बनाना या उनको रेगुलेटरी को चलाना, इन सारे काम करता है। एक तरह से कि जितने भी बीमा से रिलेटेड जो भी काम हो रहे हैं, जितने भी तरीके के बीमा कराए जाते हैं, वो सब इसके अंडर में ही रहेंगे और उसके द्वारा ही बनाए गए रूल्स और रेगुलेशन के अंडर में ही काम करते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई बैंकिंग का पर्याय है। ई बैंकिंग इज सिनोनिमस विद डैश, टेली बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, प्यूरो बैंकिंग, नन ऑफ द अबव। तो अभी मैंने ई बैंकिंग के बारे में आपको समझाया ही था, तो किसका ये सिनोनिमस है, तो ई बैंकिंग जो है वो इंटरनेट बैंकिंग का ही सिनोनिमस है। आप इंटरनेट के बिना ई बैंकिंग का काम नहीं कर सकते। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सेटअप इन इंडिया, भारत में स्थापित पहला वित्तीय संस्थान कौन सा है, आपको ये बताना है। इसमें आपके ऑप्शंस है IDBI, ICICI, RBI, IFCI। तो यहाँ पर जो हम बात करें कि पहला जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन स्थापित किया गया था भारत में, तो वो हो जाएगा IFCI। इसकी फुल फॉर्म हो जाती है इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। यहाँ पर जो औद्योगिक होते हैं, जो इंडस्ट्रीज होती हैं, उनको फाइनेंस प्रोवाइड कराने के लिए IFCI पहली जो था वो पहला संगठन था जो स्थापित किया गया था। कब किया गया था, 1 जुलाई 1948 में किया गया था। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक का कार्य नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ ए बैंक, टू एक्सेप्ट डिपॉजिट, टू वेव लोन्स, टू ग्रांट एडवांसेस, टू सप्लाई इनपुट्स टू फार्मर्स। तो यहाँ पर कौन सा बैंक का काम नहीं है, जमा को स्वीकार करना, तो डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना तो बैंक का मेन काम होता है। कर्जे को माफ करना, तो कर्जा भी माफ कर सकती है, कभी कभी गवर्नमेंट के द्वारा बहुत से जो किसानों के कर्जे थे वो माफ कर दिए गए थे। और अग्रिम अनुदान देना, इसका काम भी करती, लेकिन किसानों को किसी तरह का इनपुट की आपूर्ति करने का काम जो होगा वो बैंक नहीं करता। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड कौन सा कार्य नहीं करता है। The Securities and Exchange Board of India was not entrusted with the function of dash, investor protection, ensuring fair practices by companies, promotion of efficient services by brokers, improving the earnings of equity holders। तो जो आपका भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड कौन हो जाएगा, सेबी की बात हो रही है यहाँ पर। सेबी जो है वो कौन सा कार्य नहीं करता है या किस कार्य को नहीं करने के लिए उसे बनाया गया था। इन्वेस्टर को प्रोटेक्शन देना मेन काम है, निवेशकों की सुरक्षा करना। इंश्योरिंग फेयर प्रैक्टिसेस बाय कंपनी, की कंपनी जो भी कार्य कर रही है ये देखना कि सही ढंग से है या नहीं है, तो उसके इन्वेस्टर्स उसमें उसका किसी तरह का नुकसान तो नहीं हो रहा है, कोई ऐसे काम तो नहीं कर रही जो इलीगल है या उसके कार्य क्षेत्र के बाहर है। प्रमोशन ऑफ इनएफिशिएंट सर्विसेज बाय ब्रोकर्स,
कि जो दलाल होते हैं, जो ब्रोकर्स होते हैं, कार्य कर रहे हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो ये देखना कि वो सही ढंग से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और अगर सही ढंग से कर रहे हैं तो उनको प्रमोट करते हैं कि और अच्छे ढंग से कार्य कर सकें। इक्विटी धारकों यानी कि जो समता धारक है उनकी अर्निंग्स में सुधार करना, तो ये काम जो होगा वो सेबी का नहीं होता है। बाकी तीनों ही काम सेबी के रहेंगे। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सा कार्य सेबी नहीं करता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वाणिज्यिक बैंकों को परिचालन का लाइसेंस किसके द्वारा दिया जाता है? इन इंडिया द कॉमर्शियल बैंक्स आर गिवन लाइसेंस ऑफ ऑपरेशन बाय डैश, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, द बैंक ऑफ इंडिया, बैंकिंग कंपनीज रेगुलेशन एक्ट 1949। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं तो उनको चलाने के लिए या उनके ऑपरेशंस के लिए जो लाइसेंस देता है तो कौन सी बॉडी देती है या किसके द्वारा दिया जाता है? भारत सरकार देती है, वित्त मंत्रालय देगा, भारतीय रिजर्व बैंक देगा, या भारतीय या बैंकिंग कंपनी विनियमन अधिनियम 1949 इसके द्वारा दिया जाएगा। तो जो बैंक काम करते हैं तो उनको जो लाइसेंस देने का काम होता है तो बैंकिंग कंपनीज रेगुलेशन एक्ट 1949 के द्वारा ही दिया जाता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिटेल बैंकिंग का अर्थ है, रिटेल बैंकिंग मीन्स क्रेडिट फैसिलिटीज एक्सटेंडेड टू रिटेल ट्रेडर्स, प्रोवाइडिंग पर्सनल बैंकिंग सर्विसेज डायरेक्टली टू द कस्टमर्स, कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ डिविडेंड और इंटरेस्ट वारंट, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो रिटेल बैंकिंग होती है उसका क्या अर्थ होगा? जैसे कि अभी आपने इंटरनेट बैंकिंग के बारे में पढ़ा, ई बैंकिंग के बारे में पढ़ा, इसी तरह आपकी रिटेल बैंकिंग भी होती है। तो रिटेल बैंकिंग का क्या अर्थ होता है या किस तरह की वो कार्य करती है कि जो खुदरा व्यापारी हैं उनको ऋण प्रदान करना, सुविधाएं देना, उपभोक्ताओं को सीधे व्यक्तिगत बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना, बड़ी संख्या में लाभांश ब्याज वारंट का संग्रहण करना, या फिर ये सभी। तो जो रिटेल बैंकिंग होती है, जो कस्टमर्स होते हैं उनको पर्सनली बैंकिंग सर्विसेज को प्रोवाइड कराती है। तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। इसको कंज्यूमर बैंकिंग या फिर पर्सनल बैंकिंग भी कहा जाता है। तो ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसको और क्या कहा जाता है। तो इसको कंज्यूमर बैंकिंग और पर्सनल बैंकिंग भी कहा जाता है। तो एक बिजनेस को ध्यान में ना रखिए, इंडिविजुअल कस्टमर्स जो होते हैं उन पर फोकस करती है, उन पर मेन इसका अटेंशन रहता है और उनको बैंकिंग सुविधाएं, बैंकिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड कराती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करिएगा, और चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है। और फ्रेंड्स साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।